गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स टू ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे उम्मीद करते हैं। और आपके इस क्रम में आज हाई स्कूल का चैप्टर पोइट्री डिस्कशन करने वाले हैं और इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों को बेहद समझ में आएगा और बेहद इंटरेस्टिंग फॉर्म है। जैसा कि प्लेटो और अरस्तु ने इसके विषय में बहुत सारा डिस्कशन दिया है, मैं सारा इतिहास आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, तब जाके पोइट्री पढ़ाऊंगा। क्योंकि अगर किसी भी पॉइंट का आपको मेन बिंदु नहीं पता है तो फ्रेंड्स उसको समझने में प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसे पोइट्री मैंने कह दिया कि पहला लेसन ओपन कर लो और मैं पढ़ाने चल रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं। मैं पहले पोइट्री का हिस्ट्री बताऊंगा, फ्रॉम वेयर, व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ पोइट्री, पोइट्री का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है उसको पहले बता दूंगा, तब फिर आपको पोइट्री के विषय में बताएंगे। उसके बाद फिर आगे आपको लाइन बाय लाइन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं पोइट्री की डेफिनेशन क्या है, पोइट्री की उत्पत्ति क्या है। ये तमाम बातें हैं आपके माइंड में, जहन में घूमती होंगी, लेकिन आज से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और हाँ, एक बात जरूर याद ध्यान दें कि इंग्लिश की उत्पत्ति इंग्लैंड से नहीं हुई है, इंग्लिश की उत्पत्ति जर्मनी से हुई है। लेकिन अगर मैं इसका पूरा इतिहास बताऊंगा तो लगभग 30-35 मिनट का लेक्चर बन जाएगा, इसलिए मैं साइड में बता दे रहा हूँ कि इंग्लिश की उत्पत्ति इंग्लैंड में ना हो करके ये जर्मनी में हुई है और जर्मनी से यहाँ तक इंग्लैंड में आई है। तो चलिए पहले डेफिनेशन इसके देखते हैं फ्रेंड्स। तो परिभाषा है, ये महान कवि हैं, नेचुरल पोएट्स हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ, उन्हीं की परिभाषा को हम टेक अप किए हैं। पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ थॉट्स। कह रहे हैं कि पोएट्री में पद इस माने होता है, स्पॉन्टेनियस माने होता है स्वतः, ऑटोमेटिक, और ओवरफ्लो माने बहाव, और स्वतः बहाव होता है किसका? आप थॉट्स, आप हमारे विचारों का। तो क्या हो जाएगा? पद हमारे विचारों का स्वतः प्रस्तुतिकरण है, ऑटोमेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ये पोइट्री का भी मतलब जब अकेले में रहते हैं तभी पोइट्री का भाव बनता है। अगर हम कह दें कि हम बैठे हैं 2-4 लोग और आप पोइट्री लिखिए, पद पोएम लिखिए, तो इम्पॉसिबल है। बिकॉज व्हेनेवर एनीवन इज अलोन, जब अकेला रहता है फ्रेंड्स तो उसका माइंड जो कहता है बहुत अच्छे से। इसका एग्जांपल आप हाई स्कूल में जो पोएम आएगा लास्ट में, जो अकबर और तानसेन का, तो जो उनके गुरु थे स्वामी हरिदास ने कहा था ना कि संगीत और कविता ऐसी चीजें हैं जो कि ऑर्डर देने पर, आदेश देने पर उतनी अच्छी तरह से नहीं प्रस्तुत किया जा सकता जितना कि जब उनका स्वयं का मन या आंतरिक प्रेरणा आती है, जितना अच्छा से कहा जा सकता है उतना किसी के ऑर्डर देने पर नहीं कहा जा सकता है। दिस इज द सीक्रेट ऑफ म्यूजिक एंड पोएम। यही सीक्रेट है, रहस्य है कि आदेश देने पर ना तो कविता लिखी जा सकती है फ्रेंड्स, और लिखेंगे उतना उसमें राइम नहीं भर पाएंगे, उसमें मेलोडियस नहीं भर पाएंगे, इसलिए आपको ये बताया जाएगा। तो कह रहे हैं पोइट्री हमारे विचारों का, जो हमारे अंदर विचार है उसका स्वतः स्फुटन है, प्रस्तुतिकरण है। एग्जाम्पल एक दे रहे हैं, जैसे अब यहाँ पर इसका ओवरफ्लो का मतलब, एक बाल्टी होती है, अब सपोज दैट यहाँ पर आप इसको बाल्टी बना लें, बाल्टी में अगर यहाँ पर पानी जो होता है अगर यहाँ तक फिलअप कर देंगे तो बताइए क्या इसमें से ओवरफ्लो होगा? नहीं होगा। अब लेकिन जब यहाँ ब्रीमिंग करेंगे, मतलब मुंहामुंह तक जब पानी भर देंगे तो हल्का से भी झटका लगेगा, तुरंत पानी बाहर हो जाएगा। वैसे ही एक पोएट होता है, एक कवि होता है, जिसके जो कोई भी इंसिडेंट, कोई भी घटना देखता है और उसके विचार ऐसे ही भरे होते हैं जैसे एक बाल्टी के अंदर पूरा मुंहामुंह वाटर भरा रहता है और जरा सा धक्का लगने पर वह वाटर क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। तो ऐसे कवि के अंदर विचारों को ऐसे भरा रहता है, कोई भी घटना देखते हैं तो उनके अंदर से एक बाहर निकल आती है और वही पंक्तियां कविता के माध्यम से बन जाती हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे, एक हिंदी के कवि महोदय थे, यहाँ पर अपने इलाहाबाद प्रयागराज में जा रहे थे
और एक महिला जून के महीने में धूप में अपने बच्चे को लेकर के लकड़ी काट रही थी शायद, या ईंटा पाथ रही थी और ईंटा बना रही थी, तो सब लोग चले जा रहे थे, कोई किसी ने कुछ उसके विषय में नहीं सोचा और बहुत सारे लोग गुजर गए। लेकिन जब कवि महोदय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जब गुजरे तो बोलते हैं कि मैंने देखा एक महिला को पथ पर, ऐसे कुछ पंक्तियां उन्होंने बोलते हैं, और आज वही पंक्तियां जो हिंदी से एमए पीएचडी करता उसी को पढ़ाया जाता है। तो फ्रेंड्स, उस रास्ते से बहुत सारे लोग गुजरे होंगे, लेकिन उस महिला के विषय में किसी के अंदर वैसे विचार नहीं फिलअप थे जैसे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के अंदर विचार भरे थे, क्योंकि कवि अक्सर जन्मजात के गुणवान होते हैं, तो उनके अंदर विचार ऐसे भरे रहते हैं। ये तो मैं उनको एग्जाम्पल दे दिया। एक साधारण से और एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ कि कैसे ये बहाव होता है। सपोज दैट कोई एक्सीडेंट हो गया, जो आम लोग पहुंचेंगे, वो बहुत प्यारा लड़का है, बहुत सबका है, और सब लोग रो रहे हैं, सिंगल सन है, अकेला लड़का है, एक्सपायर हो गया, सब लोग रो रहे हैं, लेकिन उनके मुख से कुछ नहीं निकल रहा है, बस रो हाय हाय करके रो रहे हैं। लेकिन अगर एक कवि प्रवृत्ति वाला आदमी आएगा जिसके अंदर विचार भरे हुए हैं, तो कहेगा Alas, it is very sad. He died very soon. He did not see even the birds of the world. ऐसे उसके मुख से दो चार पंक्तियां निकल जाएंगी और वही पंक्तियां आगे चल करके कविता का रूप धारण कर लेंगी। और लेकिन जो आम लोग इसके डेथ पर, मृत्यु पर पहुंचे हैं, वो सब लोग वही रो रहे हैं, रोना छोड़ के चले गए, क्या होगा, अब कैसे जिएंगे, ये सारी बातें कह के रो रहे हैं। और कवि भी रो रहा है, लेकिन पंक्तियों के माध्यम से रो रहा है। इट्स वेरी सैड, बहुत दुखद बात है। वह संसार की कली भी नहीं देखा, इसका मतलब बहुत कम समय में एक्सपायर कर गया। तो उम्मीद करता हूं कि कविता के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। वह कविता होती क्या है कि जो भी उनके अंदर विचार रहते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हैं तो ऑटोमेटिक वह बाहर निकल जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पोएम कहते हैं। वरना आदेश देने पर जितने भी कविता हैं आप देख लीजिएगा, जितने भी कवि हैं आराम से एकांत में जब बैठते थे तो उनके माइंड में विचार आता था, तब जाकर के कविता लिखते थे। तो फ्रेंड्स, ये रही स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन रही पोइट्री की। पोइट्री कैसे होती है, कैसे निकलता है, आप लोग समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा चलते हैं कि पोइट्री का इतिहास क्या है, पोइट्री का हिस्ट्री क्या है। तो देखिए यहाँ पर एक हम डायग्राम बनाए हैं, जो डायग्राम है इंग्लैंड का। तो देखेंगे ये जो डायग्राम है फ्रेंड्स, एक इंग्लैंड का डायग्राम है, और इसमें जो आपको ये स्क्वायर में दिख रहा है, जितने पार्ट्स खाने दिख रहे हैं गोले गोले, ये सब किसी ना किसी राजा के अंतर्गत ये क्षेत्र हैं। यहाँ का राजा अलग है, किंग, यहाँ का अलग, मीन्स जितने पार्ट्स हैं उतने पार्ट्स में ये इंग्लैंड डिवाइड हो गया था। और इसमें इतने राजा हो गए हैं और सारे लोग अपने अपने राज्य को बढ़ाने के लिए संघर्ष, दिन और रात संघर्ष कर रहे थे। ये सोचे कि हम इसको मिला लें, ये सोचे हम इनको मिला लें, और यही बात रही कि सब लोग आपस में झगड़ते रह गए। और कोई इसमें, और इस युग को हमारे इंग्लिश लिटरेचर में संज्ञा दी गई है डार्क एज। क्या दी गई है, अंधकार युग का संज्ञा दी गई है, क्योंकि बिकॉज देयर वॉज नॉट एनी पॉपुलर किंग हु कुड रूल होल इंग्लैंड अंडर वन। किसी भी राजा के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि पूरे जितनी बाउंड्रियां दिख रही हैं इन सबको खत्म कर दे और एक राजा बने। इसलिए इसमें इसी को अंधकार युग कहा जाता है, डार्क एज। इसका समय है 550 ईस्वी से 900 ईस्वी पूर्व। तो ये अंधकार युग था फ्रेंड्स। सभी लोग जितने किंग हैं, सब लोग किंग हैं, यहाँ पर अपने अपने क्षेत्र के राजा हैं और दिन रात अपनी बाउंड्री को बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर
यहाँ पर राजनीतिक विवाद बहुत ज़्यादा है। और ये दूसरा फायदा एक होता है, राजनीतिक विवाद में राजनीतिक विकास नहीं हुआ, लेकिन इसमें दो विकास महत्वपूर्ण हुआ। क्या? एक तो यहाँ की इंग्लैंड की जो भूमि है वह बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो गई, उपजाऊ हो गई। वो उपजाऊ हो जाती क्योंकि जिसके पास अगर 2 बिस्वा खेत है तो उसी में रात दिन केमिकल वगैरह सब डाल के उसको उपजाऊ बनाएगा। अगर उसी के पास 10 बीघा जमीन है तो उतना उपजाऊ नहीं बना पाएगा। इन राजा के पास इतनी ही भूमि है तो अपनी ही भूमि को उपजाऊ बना रहे हैं, इनके पास इतनी ही भूमि है तो ये अपनी भूमि को उपजाऊ बना रहे हैं। टोटली मिला करके इंग्लैंड एकदम उपजाऊ राज्य बन गया था डार्क एज में। दिस इज द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ डार्क एज। ये डार्क एज का पहला लाभ है। तो और दूसरा लाभ क्या हुआ है, जब ये राजा थे रात दिन इनको टेंशन रहती थी, मैं इसको बाउंड्री को कैसे खत्म करूं, मैं इसके बाउंड्री को कैसे खत्म करूं। ये लोग सब लोग कह रहे हैं ये सबके बराबर क्या है, किंग है। तो सब लोग अपनी अपनी बाउंड्री को बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो जो भाई रात दिन सोचोगे दूसरे के विषय में तो टेंशन तो होगा ही। जब टेंशन होगा तो मूड फ्रेश भी करना है। तो आज की तरह थोड़े ना टेलीविजन थे, आज की तरह मोबाइल भी नहीं थे कि आप यहाँ बढ़िया से मोबाइल पिक्चर देख लो और मूड फ्रेश हो जाएगा। ना तो वीडियो कॉलिंग कर सकते थे, कुछ भी नहीं था उस समय। देख रहे टाइम दिया गया है 500 से 900 ईसा पूर्व, लगभग बहुत समय पहले की बात है। तो ये लोग राजा करते क्या थे, ये राजा अपने अपने दरबार में एक पढ़े लिखे सज्जन व्यक्ति को रखते थे जिसे ही कवि की संज्ञा दी जाती थी। फ्रेंड्स, एक कवि जो पोएट शब्द है अब यहाँ से जनरेट हो रहा है। पोएट शब्द का जनरेट, चूंकि आप लोग बहुत सारे देखेंगे तो पोएट शब्द की उत्पत्ति यहीं से हुई। जितने किंग्स हैं सब लोग अपने अपने दरबार में एक कवि को रखना शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि जब दिन भर से हम लड़ाई झगड़ा करके आएंगे तो मूड फ्रेश करने के लिए ये कवि गाना सुनाएंगे। और गाना कैसे सुनाएंगे? इंग्लैंड में है तो अंग्रेजी में गाना सुनाएंगे, इंडिया में है तो हिंदी में गाना सुनाएंगे। तो कवि लोग और यहीं से गाना बनाने लगे। तो गाना में क्या हुआ, पोएट्री में एक आप लोग शब्द सुने होंगे, राइमिंग वर्ड। राइमिंग वर्ड जो यहाँ पर लिखा है, तो राइमिंग मिला करके जैसे तुकांत होता है, अब यहाँ पर वैसे गाना गाने लगे। जिस यहाँ पर हिंदी में है हनुमान चालीसा है तो यहाँ पर सबके अंत में वही शब्द होना चाहिए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारे गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो ये जो होता है, जो ये हमारा क्या है, राइमिंग वर्ड्स हैं। ये राइमिंग वर्ड्स इन्हीं को कहा जाता है मिला करके। तो ऐसे में ये लोग गीत सुना करके इन सभी राजाओं का क्या किए, मनोरंजन करने लगे। तो शायद तो इसीलिए अब धीरे धीरे ये कविता का विकास यहीं से हुआ है। तो गाइस समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि पोइट्री का इतिहास कैसा रहा, कहाँ से इसकी स्टार्ट होती है। तो